हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद दिव्या साहू। आज हम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत फोर्थ लेसन पढ़ेंगे, शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र क्या हैं और इन्हें शिक्षण में प्रयोग करना क्यों आवश्यक है। शिक्षण के सूत्र, जैसे कि आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में कुछ नियम होते हैं। आप किसी भी सवाल को उसके नियम के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। जैसे कि आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो आप आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। उसी तरह जब आपको किसी कक्षा में पढ़ाना है, जैसे 1 से 5th क्लास तक क्लास है, तो आपको उस लेवल के बच्चों के लिए किस तरह की शिक्षण विधि का यूज़ करना चाहिए, कौन से सूत्र, कौन से नियमों का यूज़ करना चाहिए, ये शिक्षण सूत्र के अंतर्गत बताया गया है। छोटे बच्चों के लेवल के हिसाब से उनके लिए किन सूत्रों की आवश्यकता है, वही सब हम शिक्षण सूत्र के अंतर्गत सीखते हैं। तो शिक्षण सूत्र का क्या अर्थ है। शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके शिक्षक अपने छात्रों की उपलब्धि में गुणात्मक सुधार कर सकते हैं। यानी हम जब टीचिंग करने जाते हैं तो बच्चों के स्तर को ध्यान में रखकर अपने लेसन प्लान में ऐसे सूत्रों को शामिल करते हैं जिसके अनुसार बच्चे को जो है बेहतर समझ में आ सके। अब बच्चे के लेवल के हिसाब से चलेंगे तो शिक्षण सूत्र कई प्रकार के होते हैं, आपको देखना, आगे देखते हैं। शिक्षा के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही साधन के रूप में शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। साधन के रूप में शिक्षण का प्रयोग किया जाता है और इसके अंतर्गत शिक्षण सूत्र अच्छे शिक्षण की एक मुख्य विशेषता यह है कि छात्रों को जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जाए उसे वे भली भांति सीख जाए। तो भली भांति सीखने और समझने के लिए आवश्यक है कि आप उनके इस तरह अनुकूल शिक्षा दें उन्हें, यानी उनको पढ़ाएं। जैसे कि उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना तथा कक्षा में विषय शिक्षण में उनकी रुचि व ध्यान प्राप्त करना अध्यापक की कुशलता पर निर्भर करता है। और शिक्षक की कुशलता शिक्षण विधियों, शिक्षण सिद्धांतों, शिक्षण सूत्रों, छात्रों की क्षमताओं के समुचित ज्ञान पर निर्भर है। इनकी जानकारी व समुचित प्रयोग द्वारा वह अपने शिक्षण तथा सीखने की क्रियाओं को प्रभावी बना सकता है। शिक्षक अपने शिक्षण को शिक्षण सूत्रों, सिद्धांतों एवं विधियों के माध्यम से प्रभावी बना सकता है। शिक्षण सूत्र का अर्थ, कक्षा में प्रत्येक विषय शिक्षक के सामने महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि मूल पाठ का प्रारंभ कैसे किया जाए। आप जब पढ़ाने जाते हैं तो आपको लगता होगा कि हम पाठ को कैसे शुरू करें, कैसे प्रेजेंट करें कक्षा में, कब और किस क्रम में शिक्षण किया जाए, बच्चों का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए, पाठ व विषय में उनकी रुचि कैसे उत्पन्न की जाए, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कब और कैसे और कहाँ पर किया जाए। तो इसी का समाधान है शिक्षण सूत्र। शिक्षकों की उपरोक्त कठिनाइयों का समाधान करने के लिए मनोवैज्ञानिकों व शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अनुभवों व विचारों को सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया है, जिन्हें शिक्षण सूत्र कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक तरह का नियम बना दिया गया है कि अगर आप इन कठिनाइयों का अनुभव करते हैं तो इस नियम के अनुसार आप जो है अपने लेसन प्लान को बनाइए और कक्षा में प्रेजेंट कीजिए, तो आपका शिक्षण प्रभावी भी बनेगा और आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। ये सूत्र उस मार्ग की ओर संकेत करते हैं जिस पर चलकर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सुगम, रुचिकर, प्रभावशाली व वैज्ञानिक बन जाती है। ये सूत्र बाल प्रकृति पर आधारित है। बच्चों की प्रकृति कैसी होती है, बड़ी नटखट होते हैं और वो 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठते, तो उनका ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए, इस हिसाब से ये शिक्षण सूत्र दिए गए हैं। अतः प्रत्येक अध्यापक को शिक्षण कला में सफलता व दक्षता प्राप्त करने के लिए अपने विषय ज्ञान के साथ साथ शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना भी उतना ही आवश्यक है, ताकि उसके छात्र विषय वस्तु को सरलता से समझ सकें। अब हम शिक्षण सूत्र की परिभाषा पढ़ेंगे। रेमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं, जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है।
यानी आप सिद्धांतों से सीखकर अपने व्यवहार में अपने व्यवहारिक शिक्षण को बेहतर बना सकें। दूसरी परिभाषा है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, आप पढ़ लीजिएगा। शिक्षण सूत्र एक आम सच्चाई है जो विज्ञान व एवं अनुभव से ली जाती है। ये सूत्र अध्यापक को सुचारू रूप से शिक्षण में मदद करते हैं। विशेष रूप से प्रारंभिक कक्षाओं में पठन पाठन की क्रिया आसान हो जाती है क्योंकि ये सभी सूत्र छात्र को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो आप इनमें से कोई परिभाषा ले सकते हैं या फिर अपने अनुसार भी परिभाषा को लिख सकते हैं। शिक्षण के विभिन्न सूत्र हैं। नंबर 1 है सरल से जटिल की ओर, फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो आज हम इतने ही सूत्र पढ़ेंगे इस वीडियो में। सरल से जटिल की ओर, सबसे पहले है सरल से जटिल की ओर। तो सरल से जटिल की ओर का क्या मतलब है कि पहले आप बच्चे को वो चीज़ें बताएं जो सरल है, जिसे वो आसानी से समझ सकता है। फिर आप उसको जटिलता की ओर उससे जुड़ी कुछ कठिन और अनजानी बातें बताएं, जटिल बातें जो आगे की ओर वो समझेगा। तो ये विधि छोटे बच्चों के क्लासेस में यूज़ होती है, यानी 1 से 5 तक ये विधि मोस्टली यूज़ होती है। इस सूत्र का आशय यह है कि छात्रों को पहले सरल फिर जटिल बातों की जानकारी दी जाए, जिससे पाठ व विषय में उनकी रुचि व ध्यान लगा रहे। यह क्रम बाल विकास के अनुकूल व मनोवैज्ञानिक है क्योंकि बच्चा आयु बढ़ने व मानसिक विकास के साथ जटिल बातों को भी समझने लगता है। यदि अध्यापक प्रारंभ में ही कठिन बातों तथ्यों को छात्रों को बताने लगे तो वे समझने में असमर्थ रहेंगे। इससे शिक्षण का प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। बच्चों की स्तर के अनुसार ही वो बातों को समझ सकता है। अब जैसे कि बच्चा छोटा है तो उसे आप बहुत इक्वेशंस नहीं बता सकते साइंस की या मैथ की, क्योंकि वो उसे समझ नहीं पाएगा। आप उसके स्तर के अनुकूल जोड़ घटाना गुणा भाग और धीरे धीरे एक एक स्टेप चलते जाएंगे तो ही वो समझेगा। उसको 10th लेवल की चीज़ बता देंगे कक्षा 5 के बच्चे को तो वो नहीं समझ पाएगा। यही है सरल से जटिल की ओर। आप धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ें। पहले सरल बताएं जो उसके स्तर के अनुकूल है। जैसे कि अगर बच्चे को कुछ नहीं आता मैथ में तो आप पहले हासिल के जोड़ व घटाना सिखाने से पहले आपको क्या करना होगा, आप पहले साधारण संख्याओं के जोड़ व घटाना सिखाएं। हासिल कठिन विधि है, इसलिए हासिल के जोड़ घटाना सिखाना तब आवश्यक होगा जब आप ये सिखा चुके कि वो साधारण अंकों को एकदम बहुत अच्छे से जोड़ने लग जाए, तब आप हासिल के जोड़ घटाने सिखाएं। तो ये विधि है सरल से कठिन की ओर। हमारे देश का इतिहास छोटी छोटी कहानियों के रूप में अगर आप बच्चों को बताते हैं तो वो उनको बड़ा सरल और इंटरेस्टिंग लगेगा, रुचिकर लगेगा और बच्चे आपको सुनेंगे और आसानी से सीखेंगे। किंतु आप अगर बड़े बड़े युद्धों, घटनाओं और संधियों के विषय में बताने लगे जो कि बच्चे के स्तर के बाहर है, कक्षा 1 से 5 तक बच्चा इतना बुद्धिमान नहीं होता कि आप उसको युद्ध, घटनाओं और संधियों, शासन प्रबंध के बारे में बताएं और वो उसे समझने लगे। बच्चे की जब मानसिक एबिलिटी इतनी हो जाएगी तभी वो इन चीज़ों को समझ पाएगा, क्योंकि ये बहुत विस्तृत और अत्यंत कठिन जो है उनके हिसाब से हो जाएगा। तो आप छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से ही इतिहास को बता सकते हैं। दूसरा जो है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नोन टू अननोन। ज्ञात से अज्ञात की ओर कि बच्चा जो जानता है पहले हम उसे वो बताएं और उससे जोड़कर हम उसकी अज्ञात चीज़ों के विषय में बताएं। जैसे बच्चे ने कोई पेड़ देखा हुआ है, अब उसे पता है कि ये पेड़ ऐसा होता है। आप पूछेंगे बच्चे से क्या तुमने जो है, अगर उसने आम का पेड़ देखा है, मान लो नहीं भी देखा तो कोई तो पेड़ देखा ही होगा, तो कोई पेड़ देखा है तो पेड़ कैसा होता है, तो बच्चा बताएगा हाँ ऐसा बड़ा होता है, उसमें खूब सारी पत्ती होती हैं, तो ये सब। तो बच्चे ने पेड़ बताया, अब आप उसके पार्ट बताने लगे। वो जो खड़ा खड़ा आप बताएंगे कि जो उसमें हरी हरी लीव्स लगी हो, जो हरी हरी ऊपर दिखाई देती हैं, छोटी छोटी होती हैं, उसे पत्तियाँ कहते हैं, ये शाखाएं हैं। अब आप उसे भिन्न करके उसको डिस्क्राइब करके बताने लगे तो आप अज्ञात चीज़ें उसके विषय में बताने लगे। या आपने बताया कि पेड़ जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाता है, तो ये अज्ञात है लेकिन उसने पेड़ देखा है,
तो आपने ज्ञात से अज्ञात चीज़ों को जोड़ दिया। यही है शिक्षण सूत्र, अज्ञात से अज्ञात की ओर। इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को बालकों के पूर्व ज्ञान को जांचकर उसी के आधार पर उन्हें नया ज्ञान देना चाहिए, अर्थात पहले से वे बातें बतानी चाहिए, पहले उसे वे बातें बतानी चाहिए जिन्हें वह जानता है, और फिर विषय वस्तु पर आना चाहिए जिन्हें वह नहीं जानता है, क्योंकि सर्वथा नवीन तथ्य बच्चों के लिए कठिन होते हैं। किसी पाठ में छात्रों की रुचि व ध्यान तभी संभव है जब उसमें जानकारी व नयापन दोनों सम्मिलित हों, अतः शिक्षक को पढ़ाने से पूर्व छात्रों का पूर्व ज्ञान अवश्य जांच लेना चाहिए। और ज्ञात चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप उसके पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी कर लेंगे। ध्यान रखें, जिस बात को हम जानते हैं वह हमारे लिए सरल, और जिस बात को हम नहीं जानते वह हमारे लिए कठिन होती है। ये है कठिन और सरल का फैक्ट। जैसे कि उदाहरण इसमें दिया गया है कि भाषा शिक्षण में वर्णमाला की जानकारी कराते समय प्रत्येक वर्ण से संबंधित वस्तु की जानकारी कराएं। तत्पश्चात उसी वर्ण से संबंधित एक से अधिक वस्तुओं की जानकारी कराई जानी चाहिए, जैसे कि का से कमल, का से कलम, कलश, कबूतर, ख से खरगोश, खत, खड़ाऊ आदि। गणित में पहाड़ा सिखाने से पहले छात्रों को गिनती का ज्ञान होना चाहिए, तभी वह पहाड़ा सुगमता से सीख पाएंगे। अगर बच्चों को पहाड़ा ही नहीं आता तो वो अगर बच्चों को गिनती ही नहीं आती तो वो पहाड़ा कैसे सीख सकते हैं। तो पहले उन्हें समुचित गिनतियाँ अच्छे से याद होनी चाहिए और लिखना भी जानने चाहिए, तब आप उन्हें पहाड़ा सिखाएंगे तो ही वो उनके काम आएगा और वो उसे सीख पाएंगे। तीसरा सूत्र है हमारा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। इसे मूर्त से अमूर्त की ओर भी कहते हैं। बच्चों के शारीरिक विकास के साथ उनका मानसिक विकास भी होता है। शैशवावस्था में वह सूक्ष्म व अमूर्त वस्तुओं के बारे में नहीं जानता, परंतु स्थूल व मूर्त पदार्थों को सरलता से जान लेता है। आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें सूक्ष्म भावों, तथ्यों तथा वस्तुओं को समझने की क्षमता का विकास हो जाता है। अतः शिक्षकों को छोटे बच्चों को पढ़ाते समय प्रारंभ में केवल मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए और उनकी सहायता से सूक्ष्म बातों को बताना चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस सूत्र को अपनाने पर विशेष बल दिया है। उसके अनुसार हमारे पाठ का प्रारंभ स्थूल वस्तुओं से किया जाए तथा उसका अंत सूक्ष्म वस्तुओं से हो। यानी आप शुरू जो है स्थूल वस्तुओं से करें, जैसे कि जो बच्चा चीज़ जानता है, जिसको उसने देखा हो, छुआ हो, और फिर उससे जुड़ी जो है सूक्ष्म बातें आप बताएं। इस सूत्र को मूर्त से अमूर्त की ओर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि उदाहरण है, गणित में जोड़ घटाना सिखाने के लिए गेंद, गोली, कंकड़ आदि का प्रयोग। अब आप बच्चे को मूर्त चीज़ें यानी जो वो देख सकता है, जिन्हें वो छू सकता है, उनके द्वारा गणित के जोड़ घटाने सिखाते हैं। जैसे कि अबेकस का प्रयोग करते हैं आप। भूगोल में नदी, पर्वत, समुद्र, झीलों, तालाबों, कुओं आदि का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रदर्शन, भ्रमण या फिर मॉडल, चित्र, चार्ट आदि के माध्यम से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अब अगर आप भूगोल में नदी, समुद्र और झीलों, तालाबों को दिखाना चाहते हैं तो आप मॉडल के थ्रू या किसी चार्ट के थ्रू दिखा सकते हैं बच्चे को चित्र, दृश्य रूप में। तो वो जब बच्चा देख लेगा तो उसे ज़्यादा समझ में आएगा। आपने भी देखा होगा कि मैप से आपको ज़्यादा समझ में आता है। फोर्थ है हमारा पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर की जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप में देखते हैं। इस सूत्र का आधार गेस्टाल्टवाद यानी अवयवीवाद है। यह सूत्र जो है गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम किसी वस्तु को उसके पूर्ण रूप में ही देखते हैं। बालक के सामने कोई वस्तु आने पर वह सर्वप्रथम पूर्ण वस्तु को ही देखता है, जानता व समझता है, उसके विभिन्न अंशों को नहीं। जैसे कि अब बच्चे के सामने कोई पेड़ आए
तो वो पूरे पेड़ को देखेगा, ना कि उसके तने, जड़, पत्ती, शाखाएं अलग अलग करके। वो पूरे पेड़ को देखेगा। जैसे बालक सर्वप्रथम किसी वृक्ष को उसके पूर्ण रूप में ही देखता है, फिर उसके भागों के बारे में अलग अलग जो है आप बताते हैं, मतलब वो उसके भागों को अलग अलग नहीं देखता। शिक्षक को उसके इस पूर्व ज्ञान से, मतलब क्योंकि उसने पेड़ देखा होता है, अब वो पेड़ को देखता है पूरे रूप में, उसकी जानकारी कर लेता है, उसको जानता समझता है, तो अब ये उसका जो है पूर्व ज्ञान बन गया है। और इससे लाभ उठाकर वृक्षों के अंग के बारे में, जैसे कि जड़, तना, डाली, पत्ती, फल, फूल आदि के विषय में आप जानकारी देंगे, तो ये आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर और पूर्ण से अंश की ओर दोनों मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि वही जो उसने देखा है पूर्ण रूप से वो उसका जो है ज्ञात यानी पूर्व ज्ञान बन जाता है। तो बच्चा किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप में देखता है, अंगों के रूप में या भाग करके नहीं देखता है। और हम भी किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप में ही देखते हैं, बाद में पार्ट करके समझते हैं। यह सूत्र काव्य शिक्षण में विशेष रूप से लागू होता है, जिसमें पहले संपूर्ण कविता का पाठ करना उचित होता है, तत्पश्चात एक एक पंक्ति, क्योंकि प्रारंभ में एक एक पंक्ति पढ़ने से कविता की मूल भावना बच्चों की समझ में नहीं आती है। तो कविता पाठ पहले होता है, उसके बाद उसकी एक एक पंक्ति का अर्थ समझाया जाता है। उदाहरण है, कंप्यूटर का ज्ञान कराने से पहले कंप्यूटर व फिर उसके भागों जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, प्रिंटर आदि का ज्ञान कराया जाए। भूगोल में पहले भारत का मानचित्र दिखाया जाए, फिर राज्यों का ज्ञान कराया जाए। पहले आप भारत का मानचित्र दिखाएं और फिर राज्यों का ज्ञान कराएं। तो ये है पूर्ण से अंश की ओर नियम के प्रयोग। पांचवा है हमारा अनिश्चित से निश्चित की ओर, यानी फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट। बालकों के बौद्धिक विकास का क्रम अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। मानसिक विकास ज्ञानेंद्रियों के विकास व अनुभव के साथ साथ उसके विचारों में स्पष्टता व निश्चितता आती है। प्रारंभ में बच्चों को किसी घटना, तथ्य, वस्तु का स्पष्ट व निश्चित ज्ञान नहीं होता। अनुभव परिपक्वता के अभाव व कल्पना की अधिकता के कारण वह उनके बारे में अपने मन में कुछ विचार बना लेते हैं जो अस्पष्ट, अनिश्चित और कई बार गलत भी होते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह उनके अनिश्चित ज्ञान को स्पष्ट कर निश्चित करे और गलत धारणाओं, जानकारियों में भी सुधार करे। उदाहरण, इसका उदाहरण है किसी देश, प्रदेश, प्रमुख स्थल व वहाँ की विशिष्टताओं से संबंधित छात्रों के अस्पष्ट व अनिश्चित ज्ञान को शिक्षक वहाँ के मानचित्र, मॉडल, चार्ट एवं उदाहरणों के माध्यम से निश्चित व स्पष्ट कर सकता है। बच्चे कुछ ऐसा होता है कि कोई तथ्य बच्चे ऐसे बना लेते हैं, वो उसके बारे में निश्चित नहीं होते कि यही होगा, पर वो अपने मन में कुछ धारणाएं बना लेते हैं। तो आपको चाहिए कि आप उन्हें इन मॉडल, मानचित्र, जैसे कि ज्योग्राफी के बारे में तो मॉडल, मानचित्र, चार्टों के बारे में चार्टों से आप उन्हें उनके ज्ञान को स्पष्ट करें और उनके गलत ज्ञान का जो है सही में बदलें। आप कुछ जैसे बच्चे देखते हैं कि राजस्थान में रेत है, तो अब रेतीला प्रदेश है, तो अब उन्होंने कहीं किसी मूवी में देखा या उन्होंने पढ़ा, तो अब उन्होंने पूरे राजस्थान के विषय में एक ही विचार बना लिया कि पूरे राजस्थान में रेत ही रेत है और वहाँ पे बहुत सारी रेत और बहुत गर्मी है और वहाँ पे दूर दूर तक कोई घर नहीं है। अब उनके ऐसे ही विचार होते हैं। या फिर उन्होंने कभी ऊँट देखा किसी मेले में, तो अब आप उनसे क्वेश्चन करेंगे तुमने ऊँट बताओ, ऊँट कहाँ पाए जाते हैं, तो वो बताएंगे मेले में पाए जाते हैं। तो जबकि आपका जो उत्तर होना चाहिए वो है राजस्थान में पाए जाते हैं, लेकिन चूंकि बच्चे ने ऊँट देखे हैं किसी मेले में और अपने ही प्रदेश में कहीं देख लिए, किसी जिले में देखा, तो अब बच्चे ने वही अपना आंसर याद कर लिया कि हाँ ऊँट यहीं पाए जाते हैं क्योंकि मैंने यहाँ देखे हैं। तो यद्यपि बच्चा गलत नहीं है, लेकिन उसने जो उससे सीखा
उस ज्ञान को, उसका ज्ञान निश्चित नहीं है। अनिश्चित ज्ञान अपने मन में स्थायी कर लिया उसने, अनिश्चित अपनी कल्पना के आधार पर उसने अपने दिमाग में ये बैठा लिया कि हमने ऊँट यहाँ देखे तो ऊँट यहीं होते हैं, और राजस्थान में बहुत रेत होती है तो सभी जगह रेत ही रेत होती है। जबकि तो आप क्या करेंगे, आप राजस्थान का मैप भी दिखाएंगे, आप राजस्थान में जगह दिखाएंगे उसको, चार्ट के थ्रू, मॉडलों के थ्रू, या फिर आप पिक्चर्स के थ्रू से दिखा सकते हैं कि नहीं बेटा सब जगह रेत नहीं होती है, राजस्थान का कुछ हिस्सा रेतीला है, पूरा राजस्थान रेतीला नहीं है, वहाँ पर जयपुर और ऐसी सिटीज़ भी हैं। और आप इसके बारे में उसको दिखाकर, समझाकर, बताकर उसके ज्ञान को निश्चित कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। और जैसे कि ऊँट के बारे में जो उसकी धारणा बनी है वो भी आप उसे बता सकते हैं कि हाँ बेटा जब वहाँ से कोई से यहाँ लेकर आता है तो आपने यहाँ देखा, और ये यद्यपि वहीं पाए जाते हैं, इनका अधिकतम प्रयोग वहाँ पर होता है, तो ऊँट वहाँ के राजस्थान में, ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं अधिक मात्रा में। तो बच्चे का ज्ञान निश्चित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप, तो आज हमने 5 शिक्षण सूत्र पढ़े हैं, और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पसंद आया हो तो वीडियो शेयर करें। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा। थैंक यू।